चाणक्य कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं संजय त्रिवेदी और प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताया था, उसकी विमा बताई थी। और अब मैं आपको उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स बताना चाहूंगा। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल जो है वो आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित हैं। जैसा आपको प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर 200 i के प्लस 300 j के वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर बराबर 5 × 10⁻³ j के मीटर स्क्वायर है से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे आपका ये सवाल है बुक में, ठीक है ना। तो जैसे बुक में जो सवाल दिया, तो सबसे पहले अपन हल करेंगे। तो हल में हमको लिखना पड़ेगा कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है सबसे पहले ई वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू हमें दी है 200 i के प्लस 300 j के वोल्ट प्रति मीटर, यह हमको वैल्यू दे रखी है। इसके बाद हमको क्षेत्रफल सदिश जो दे रखा है वो एस वेक्टर है। एस वेक्टर बराबर एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर कितना दे रखा है 5 × 10⁻³ j के मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है और ई का जो मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर है। ओके, अब हमने फ्लक्स पढ़ा था। फ्लक्स का जो सूत्र है वो हमने पढ़ा था ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, पढ़ा था ना, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब हमको ई वेक्टर की जगह वैल्यू रख देनी है। कितनी वैल्यू है देखिए, 200 i के 300 j के, इट्स ओके, वैल्यू रख दी। फिर इसके बाद डॉट है तो आप यहां पर डॉट लगा दीजिए। इसके बाद 5 × 10⁻³ यह आ जाएगा आपका j है। ठीक है, अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हमें गुणा करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि i के डॉट i के j डॉट j k डॉट k इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब ये i डॉट i दोनों समांतर हैं, पैरेलल है। अब हमारे पास अगर इसके विपरीत अगर i डॉट j डॉट i ये अगर हो तो इसकी सबकी वैल्यू 0 होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गुणा करते समय हमको इसका विशेष ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम 200 का गुणा इसमें कर लिया, उत्तर ले आए, 300 का गुणा इसमें किया, उत्तर ले आए, और फिर हमारा सवाल ही गलत हो जाए पूरा। तो ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आई कैप है उसका गुणा जे कैप से हो रहा है, यहाँ जे कैप है उसका गुणा जे कैप से हो रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि 200 का गुणा अगर मैं 5 × 10⁻³ से करूं, तो आई कैप का गुणा अगर मैं डॉट जे कैप कर दूं, कर दिया, प्लस इसका गुणा मैं वापस इससे करूं 300 × 10⁻, ये 5 × 10⁻³ और ये आ जाएगा j डॉट j, हो गया। अब हमारे पास j डॉट j का मतलब क्या है, देखिए बेटा, j डॉट j का मतलब क्या, हमारे पास 1 है, यह 1 आ जाएगा, और i डॉट j का मतलब हमारे पास क्या है 0। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा, गुणा कर देंगे हम, तो 3 × 5 का करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 00, ये आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, इंटू 10⁻³ ओके, 10⁻³ तो अब हमारे पास 10⁻³ को हम 1500, अब 10⁻³ है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बटे में 1000 या बटे में 10⁻³ कर दो, ये सबसे सरल तरीका है। और 10⁻³ अगर 1 2 3 के पहले अगर अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1.5 बच जाएगा। अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1.5 वोल्ट × मीटर ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे, एक बार मैं पुनः बताऊंगा कि i डॉट i j डॉट j k डॉट k की वैल्यू 1 होती है बेटा। ठीक है, और i डॉट j डॉट i k डॉट i जो भी उसके पैरेलल होंगे तो पैरेलल की वैल्यू हमेशा इसकी 0 होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा पढ़ा है। तो ab cos थीटा अगर 0 डिग्री पर है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, अगर थीटा बराबर अगर 90 डिग्री पर है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो 0 डिग्री का मान मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए ab cos थीटा 0 डिग्री पर होगा तो मैक्सिमम, और 90 डिग्री पर होगा तो वो 0 होता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत हम सदिश गुणनफल में पढ़ते हैं बेटा, a क्रॉस b होता है, तो ab sin थीटा होता है, तो साइन में 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी और 0 की वैल्यू वहां 0 हो जाएगी।
ठीक है, ये आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं इस पे और ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने आगे बढ़ जाते हैं। एक और सवाल है न्यूमेरिकल, वो ध्यान देंगे बेटा, ये आपने देख लिया। एक और है न्यूमेरिकल, जरा देख लें। एक और न्यूमेरिकल है और वो बहुत अच्छा है, आप जरा देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन को इस प्रकार रखा है कि वो उसके स्थित है कि इसके अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। ओके, और प्रदर्शित करना है कि बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स का मान 0 है। आपको यूं बताया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, देखिए आप, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये रहा, ठीक है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन को रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस बेलन को आपने इस प्रकार से रखा है। ठीक है, इस बेलन को रखा है। अब ये बेलन जो है, इसने प्रश्न किया है, ये अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है, और इसने प्रश्न किया है कि इससे पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होना चाहिए, प्रूव करके बताइए। तो हमको प्रूव करना है बेटा, ध्यान देंगे, बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना प्रवेश करता है उतना ही अगर बाहर निकलता है तो फ्लक्स बराबर 0 होता है, क्योंकि जो प्रवेश कर रहा है वो नेगेटिव, जो बाहर जा रहा है वो पॉजिटिव होता है। तो ऐसे भी 0 अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेलन के अंदर इसको सिद्ध कर करके बताना है। हमारे पास, हम इस बेलन को पहले 3 भागों में बांट देते हैं। हमारे पास है विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले इसको S1 भाग बना लो, इसको भाग बना लो आप S2, और बीच में इस भाग को बना लो आप S3। ओके, तो हमारे पास ये जैसे भाग आ जाएगा ds, ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा ये E वेक्टर तो है ये, और ये आ जाएगा ds वेक्टर, और ये आ जाएगा आपका ds वेक्टर। ये तीनों भाग हो गए। एक बार पुनः देख लीजिए, इस बेलन को अपन ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग S1 वृत्ताकार भाग, दूसरा भाग S2 वृत्ताकार भाग, और तीसरा भाग S3 वक्राकार भाग। 3 भागों में बांटा है। एक बार पुनः बोल रहा हूं, S1 सर्कुलर एरिया, S2 सर्कुलर एरिया, और S3 कर्व्ड एरिया। अब इन तीनों के अंदर सबसे पहले आप देखिए कितने कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं। सबसे पहले हम E और ds की तरफ जाते हैं, तो जहां E है उधर ही ds है, इसलिए यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, और यहां पर हमारे पास E इधर जा रहा है और ds की वैल्यू इधर है, इसलिए यहां पर थीटा बराबर ध्यान देंगे 180 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री का विपरीत 180 डिग्री होता है। और यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास इस बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स फाई बराबर, टोटल फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, अब हमारे पास इसको लिखेंगे S1 के लिए EDS cos थीटा, ये भी हो जाएगा S2 के लिए EDS cos थीटा। ओके, ये भी हो जाएगा S3 के लिए EDS cos थीटा। ओके, अब हमारे पास S1 EDS थीटा की जगह हमारे पास cos 0 डिग्री है S1 यहाँ। ओके, और यहां पर थीटा की जगह हमारे पास 180 है, तो EDS cos 180, ठीक है, और यहां पर हमारे पास 90 है, तो EDS cos 90। बेटा देखिए तीनों की वैल्यू आपने अलग अलग रख दी है, 3 भागों में बांटा है, S1 S2 और S3। S1 के लिए थीटा बराबर E वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर है। बेटा देख लीजिए आप, यहाँ पर E वेक्टर पैरेलल तो है लेकिन उसके ऑपोजिट जा रहा है ds वेक्टर, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री है, ठीक है ना, और ये इसके परपेंडिकुलर है। E वेक्टर परपेंडिकुलर ds वेक्टर है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन S1 EDS cos थीटा, इंटीग्रेशन S2 EDS cos थीटा, इंटीग्रेशन S3 EDS cos थीटा। तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास cos 0 डिग्री की वैल्यू ध्यान रखें, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 180 का मतलब होता है माइनस का 1, और cos 90 की जो वैल्यू है बेटा वो 0 होती है। ये तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी, अन्यथा सवाल आपका गलत हो जाएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 1, cos 180 की वैल्यू माइनस है, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा अंदर ये EDS
ठीक है। इसके बाद ये अंदर ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस ये आ जाएगा आपके पास ईडीएस, ठीक है, क्योंकि माइनस का आ जाएगा ये, प्लस ये जीरो हो ही जाएगा। ओके, अब डीएस एक छोटा सा भाग है तो हम इसको विद्युत क्षेत्र पूरा है तो फाई बराबर हमारे पास हो जाएगा ई, अंदर ले लेंगे डीएस माइनस ई, अंदर ले लेंगे डीएस। अब इसका जो डीएस क्षेत्रफल है उसको आप एस मान लीजिए, इसका कुल क्षेत्रफल एस मान लीजिए अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास ईएस, ये भी आ जाएगा आपके पास ईएस, तो ईएस से ईएस कट जाएगा तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फाई बराबर जीरो प्राप्त हुआ मतलब किसी भी बेलन को, किसी भी सिलेंडर को अगर समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर का रखा है उसको, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रखा है, तो उसके अंदर गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है वो जीरो होगा। आप एक बार पुनः इसको देख लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का इसके अंदर अगर प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप प्रश्न कर सकते हैं मुझे, और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको एक नया वीडियो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैं और बना करके आपके सामने ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।